हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो जो मैंने तुम लोगों को कल कराया था मेरे हिसाब से वो सबने याद कर लिया होगा, है ना। जो कल कराया था वो तो कर लिया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसका जो मेनली यूज़ है वो उन टर्म्स के अंदर आएगा जहाँ पे तुम क्या यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे तुम यूज़ कर रहे हो डेसिमल पॉइंट्स को, ठीक है, डेसिमल वाले टर्म्स में। Significant figures are meaningful digits which are known with certainty. There are certain rules for determining the number of significant figure. और वो रूल्स क्या क्या हैं? देखो, जो पहला रूल है हमारे पास, all non-zero digits are significant. For example, in 285 centimeter there are 3 significant figures. मतलब सारी की सारी नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, तो सारी की सारी क्या है, सिग्निफिकेंट है। अगर मैं बात करूँ 0.25 ml की, तो यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक जीरो है और 2 नॉन जीरो हैं, ठीक है। जीरोज प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखो, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जो भी जीरो आएगी वो सारी की सारी क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो जीरोज हैं, ठीक है, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे हो चाहे वो नंबर के, वो सारी की सारी क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। अब देखो 0.03 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है और 0.0052 में 2 हैं। मतलब 5 से पहले 3 जीरो हैं, वो सारी क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। थर्ड रूल है जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे देखो 2.005, अब दोनों जीरो किसके बीच में है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, 2 और 5 के बीच में, तो ये क्या है, हमारे पास सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो यहाँ इस टर्म में 4 सिग्निफिकेंट है हमारे पास डिजिट्स। जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए और उसके आगे जो भी जीरोज आएंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे देखो 0.200, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 बॉल्स और 20 एग्स, इसके बाद तो तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो लगा सकते हो जीरोज, उनका कोई मतलब नहीं होता है हमारे पास, ठीक है बच्चों। देखो जैसे 2 है तो इसमें तो एक ही है, 20 है तो कितनी मर्जी लगाते रहो, सारी की सारी क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉर्मली जैसे पॉइंट वालों का करते हैं। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द टर्म हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो जैसे देखो 3.52, 2.3, 6.24, ठीक है, इनमें डिफरेंट है ना, तो हम कौन सा वाला लेंगे, 12.06, 12.0 लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी यही होगा कि तुमने लीस्ट नंबर देखना है। जैसे इसके पास कितना है, 2.2120, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं और 0.011 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट लिखोगे वो तुम उसमें जो फाइनल रिजल्ट लोगे उसमें डेसिमल के बाद कितनी जीरोज लगाओगे, सिर्फ कितने फिगर्स लिखोगे, सिर्फ 3 लिखोगे, ठीक है। जैसे देखो आंसर आया तुम्हारा 0.024332, पर रिजल्ट आंसर हम लिखेंगे क्या, 0.024, ये वाला लिखेंगे, ठीक है बच्चों। सेम हमने डिवीजन में करना है, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, इसमें इनको लिखते कैसे हैं, है ना, ये रूल्स है, इसके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में भी और तुम्हारे कंपटीशन में भी। देखो इसमें क्या है, जो सबसे पहला है लॉ वो है, अच्छा मेजर 5 लॉज हैं, कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स या इसको बोलते हैं गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, एंड लास्ट इज एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है। तो इसके बाद इनको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला लॉ हम कौन सा पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, फ्रेंच केमिस्ट था
एंटनी लेवोजियर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था ये लॉ स्टेट करता है ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस में जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इन अदर वर्ड्स मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दोनों बोल सकते हैं। अब देखो इसके लिए दो एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। मान लो तुमने आइस ले लिया और किस में कन्वर्ट किया, इसको वाटर में कन्वर्ट किया, तो जितना तुम आइस का वेट लोगे बाद में तुम एक फिजिकल चेंज करा रहे हो ना। आइस क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड, तो फिजिकल चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब तुम इसको चेंज करोगे तो क्या होगा, जो वेट होगा वो एकदम इक्वल रहेगा। आइदर यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है। नेक्स्ट जो हम ले सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है HGO का। HGO लिया मैंने, ठीक है, HGO लिया मैंने और क्या किया मैंने, HGO लिया और मैंने क्या किया, उसकी मैंने रिएक्शन करा दी और Hg लिक्विड और O2 गैसेस में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने 100 ग्राम लिया था, जब मैंने देखा तो इतना Hg बना और इतना O2, इनको ऐड कर लो, दोनों क्या होंगे, 100 ग्राम होंगे। तो क्या मतलब है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ये बताता है कि चाहे तुम कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज करा लो, किसी रिएक्शन के अंदर जो मास होता है रिएक्टेंट का वो ऑलवेज इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के, है ना। तो बहुत ही आसान है, तुमने पहले भी किया हुआ है ना। नेक्स्ट आ गया बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस हमें क्या बताता है, ये बोलता है कि जब तुमने कोई भी केमिकल कंपाउंड लिया है ना, तो वो कैसे बनता है, वो सेम एलिमेंट से बनता है, कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। मतलब चाहे तुम वाटर ले लो, चाहे CO2, अब तुम पानी दुनिया के किसी कोने से जाके ले लो, चाहे समुद्र से ले लो, नलके से ले लो, कहीं से ले लो, उसमें क्या होगा, H2O हमेशा ही उसका फॉर्मूला H2O रहेगा, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे देखो इसने एग्जांपल दिया है कि हमारे पास जो CO2 है वो नंबर ऑफ वेज से बनती है, तो CO2 नंबर ऑफ वेज से बनती है, तो ऐसे थोड़ी है कि उसमें अब देखो CO2 है, कार्बन का मास कितना होता है 12, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है हमारे पास 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 12:32, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 3:8 आ जाएगा, है ना। तो ऑलवेज जैसे देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया तो CO2 बन गई, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन की तुमने क्या कर दी, डिकम्पोजिशन कर ली, कैल्शियम CO2 बन गई, सोडियम कार्बोनेट में HCl डाल दिया तो CO2 बन गई। तो ये नंबर ऑफ वेज थे, पर इन सब बेस से जब तुम CO2 बनाओगे तो ऑलवेज क्या होगा, उसका जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑलवेज क्या रहेगा 3:8 ही रहेगा बाई वेट। ये कहता है तुम्हारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है कि मान लो तुमने 2 एलिमेंट लिए और उन दोनों एलिमेंट्स को तुम कंबाइन कर रहे हो टू form 2 or more compounds. The weight of one of the elements which combine with the fixed weight of the other in these compounds bears simple whole number ratio. क्या कहना चाहता है, जैसे तुमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन फिक्स कर लिया 2 ग्राम 2 ग्राम, एक बार हाइड्रोजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, है ना, तो क्या बना तुम्हारे पास, जब तुमने उसको 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो तुम्हारे पास बन गया वाटर, ठीक है। तो क्या बन गया तुम्हारे पास, वाटर बन गया, ठीक है। और जब तुम्हारे पास वाटर बना बच्चों, जब तुम्हारे पास वाटर बना तो इसमें क्या थी, ये वाला फार्मूला होएगा, और जब तुमने 32 ग्राम से कराया तो क्या बना, H2O2 बन गया, ठीक है। तो H2O2 बन गया। तो एक बार जब तुमने 2 ग्राम हाइड्रोजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो तुम्हारे पास क्या बना, वाटर बना, ठीक है। और जब तुमने इसको 32 ग्राम से कराया तो तुम्हारे पास क्या बना, H2O2 बना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना। जब तुमने इन दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन, मतलब पहले वाले को ऑक्सीजन 1 ले लो, दूसरे वाले को ऑक्सीजन 2 ले लो, इसमें 16 थी और इसमें 32 थी, अगर इनकी रेशो लें तो क्या बन गई 1:2। तो इसने कैसी रेशो वेयर की, सिंपल होल नंबर रेशो वेयर की। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या बोलता है, जब तुम 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करते हो टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, तो वेट ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर इन दीज कंपाउंड्स वेयर सिंपल होल नंबर रेशो बाय वेट। तो ये इसका एग्जाम्पल है ना। ये सबको समझ आ गया बच्चों, ये बहुत आसान है ना। सेम ही कौन सा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो इनके एग्जाम्पल्स प्लस
जो इनकी डेफिनेशंस हैं सबको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इसके तुमने एग्जाम्पल्स, इसके जितने भी तुमने वो हैं न्यूमेरिकल्स हैं इसके गिवन हैं एनसीईआरटी में, वो सारे वहाँ से तुमने प्रैक्टिस करने हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो तुम लोग मुझे पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। और किसी बच्चे को अभी तक के लेक्चर्स में कोई भी डाउट आया है तो प्लीज़ 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 है ना कमेंट करके मुझे बताओ। और ये चैप्टर जैसे तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक, पहले तो तुम्हारे साथ सारी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वो तुम लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे, फिर प्लस तुम लोगों को एक असाइनमेंट दी जाएगी नीट और जेई के लिए, है ना, ताकि तुम लोगों को इधर उधर जाना ना पड़े, तुम एक ही जगह से अपने बोर्ड्स की प्लस नीट और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।